खान साहब की रिहाई कब देख रहे हैं आप? अभी तो वक्त लगेगा। खान साहब का ये जो मौक़िफ़ है कि जी बात होगी तो फिर मुक़्तदर हल्कों से होगी, इनसे नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। हुकूमत 5 साल कर लेगी, पूरे करेगी अपने। 5 साल तो बहुत ही ज्यादा कह रहे हैं, मैं तो 5 महीने भी नहीं देख रहा। शेख साहब, जिस तरह बंदा इम्तिहान देने जाता है तो कुछ दिनों के बाद जाके उसका रिजल्ट आता है, तो ये इंटरव्यू के कितनी देर के बाद रिजल्ट आ गया था आपका? मेरे से ईद का एक सवाल नहीं किया आपने। आपने सारी सियासत की है आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। अपने खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं हमारी टीम की तरफ से भी कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज के इस खुसूसी दिन के मुनासबत से आपसे ये भी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, आने वाले हफ्ते, महीने, साल इस मुल्क के लिए मज़ीद बेहतर हों। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मेरे ख़्याल में वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, लाखों उनके फ़ैन्स हैं। लेकिन बहुत देर के बाद टीवी के ऊपर किसी इंटरव्यू के अंदर दोबारा उनकी वापसी हुई है, दोबारा वो जलवागर हुए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको भी मंसूर भाई, आपके अमले को भी, मालकान को भी, प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, सबको, सारे आलम इस्लाम को और पाकिस्तान को ईद मुबारक हो। शेख साहब, हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमें मौका दिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। सबसे पहले तो ये बताइए, आप मतलब अपनी मर्जी से ही ये इंटरव्यू दे रहे हैं ना, और अकेले ही बैठे हैं, कोई लोग तो नहीं है? उस दिन भी मैंने किसी के कहने पे दिया था, लेकिन इंटरव्यू अपनी मर्जी से दिया था। इसी वजह से आज तक वो लोग खफा हैं। अच्छा, कि जो उन्होंने लिख कर दिया था वो मैंने इंटरव्यू नहीं किया और अपना इंटरव्यू किया, और जिस पर मैं नादम नहीं हूँ उम्र के इस हिस्से में, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की, अगर किसी की हमायत नहीं की तो शेख साहब, बड़ा आपने मुश्किल वक्त गुजारा है तब से लेकर अब तक। अभी सबसे पहले तो जाहिर बात है लोग जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी सेहत कैसी है, ज़िंदगी कैसी गुजरी है, और उसके बारे में बताइएगा। सेहत ये चिल्ला 40 दिन का काफ़ी भारी पड़ा। 40 kg मैंने लॉस कर दिया। पहले भी 2 दफ़ा कोरोना हो चुका था और लेंसेज का मसला वहाँ पैदा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये बंदा कहीं मत्थे ही ना लग जाए। तो उन्होंने कहा जी ये अगर ये पढ़ना ही होता तो मैं 4 मिनट में भी वापस आ सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। मैंने वही बातें की और उस सारे इंटरव्यू पे मैं कायम हूँ जो मैंने 40 दिन के चिले के बाद अपने मुख्तदर हलकों के पास जो मैं मेहमान रहा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, बदतमीज़ी नहीं की और कोई मुझे मारा पीटा नहीं। सिर्फ ये है कि 40 दिन वहाँ पे मुझे रखा। पता नहीं तारीख़ें क्या थी इस वक्त, तो मुझे उस वक्त भी याद नहीं थी और इस वक्त भी याद नहीं। तो शेख साहब, ये आप फरमा रहे थे को लिखा हुआ पढ़ना था, मतलब क्या लिखा हुआ था उसके अंदर जो आपसे दरख्वास्त की जा रही थी, जो आप मना कर रहे थे? अच्छी बातें नहीं थी, अच्छी बातें नहीं थी। अच्छा। फैमिली के बारे में, उस खान के बारे में, 190 के बारे में। अच्छा। मेरा एक उम्र होती है जिसमें इंसान मुंह काला करा लेता है, उसके बाद इंसान मौत को तरजीह देता है। ऐसी बात नहीं कहता कि कल वो आवाम में मुंह दिखाने के काबिल ना हो। मैं आवाम में जाता हूँ और मुझे उसी तरह मोहब्बत मिलती है, क्योंकि मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। इसलिए मेरी दोस्तों से सुलह नहीं हो सकी और उन्होंने उसके बाद भी कुछ दिन मुझे रखा वहीं पे, क्योंकि वो जो मैंने इंटरव्यू दिया वो पास नहीं हुआ, उसमें मैं फ़ेल हो गया उनकी नज़रों में, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के हुजूर की नज़रों में मैं पास था। मैंने कोई गलत बात नहीं की। तो वो आपको वो शेख साहब, जिस तरह बंदा इम्तिहान देने जाता है तो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद जाके उसका रिज़ल्ट आता है, तो ये इंटरव्यू के कितनी देर के बाद रिज़ल्ट आ गया था आपका? आया ही नहीं जी, रिजल्ट ही फेल ही हो गया उसमें। तो अच्छा, उन्होंने तो फेल ही कर दिया। 3 दिन तक उनका ख्याल था कि मैं फिर दूंगा, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, और मेरी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी और डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि ये ना हो कि बंदा ही मत्थे लग जाए। तो 3 दिन और रखा उन्होंने इस केस पे कि शायद मैं वो इंटरव्यू में कोई तब्दीली क्यों। मैंने ज़ेर ज़बर कोई तब्दील नहीं किया, जो कुछ कहा उस पर कायम हूँ और उस पर मुझे फ़ख्र है। लेकिन शेख साहब, ये बड़ी बात है कि आप आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम है, लेकिन दूरियां हो गई उसके बाद आपकी खान साहब से, तहरीक इंसाफ से। उन्होंने आपके हल्के में भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बुरा लगा आपको उस वक्त? दुख हुआ? मैं तो जेल में था,
क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि इलेक्शन में मैं जेल में होऊंगा। जेल बड़ी आसान जगह है, जेल से तो समझ लें इशरत कदा है, ससुराल का घर है, हर चीज़ दाल भी तड़के वाली मिलती है। लेकिन मैंने नहीं इतना महसूस किया। मैं 17 दफ़ा वज़ीर बन चुका था, एक आम सा आदमी था, और लंदन में बैठकर जिन्होंने वो जुल्फ़ी बुखारी वग़ैरह और कुछ मकामी लोगों ने जो कुछ किया वो मेरे हक़ में ही चला गया। मैं बेहतर फ़ील करता हूँ अगर मैं फिर एक्टिव हो जाता तो यकीनन, क्योंकि मैं 3 दफ़ा जेल गया। जेल तो मैं 7 साल भी काट चुका हूँ, और अब भी मैं चाहता हूँ, 2 साल हो गए हैं, केसेस लगे हुए हैं। और मैंने कल चीफ जस्टिस साहब से अपील की है कि खुदा के लिए अदालतें छोटी पड़ गई हैं, 500-500 केसेस हैं लोगों के, मुजरमों मुल्ज़मों के, और वो बेचारे गर्मियों में मर रहे हैं और बेगुनाह लोग हैं। इस ईद पे आम माफ़ी दी जाए, और ख़ास कर लाहौर की ख़वातीन को तो ज़रूर माफ़ी दी जाए, आलिया को, और जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी, और हमज़ा को, हाँ सनम जी 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 डॉक्टर यास्मीन राशिद भी। हाँ, तो बेचारी किस ये कुछ झांसी की रानी तो नहीं है, ये आम औरतें हैं। क्या किया? अगर किसी ने इस 9 मई को कोई गलत काम भी किया, उस बेचारे ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। आजकल ये वीडियो में आने का बड़ा शौक़ है, फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक़ है। उसे नहीं पता था कि इसकी इतनी कीमत देगी। कुल्फ़ी वाला भी पकड़ा गया और खीरे वाला भी पकड़ा गया, और अभी पिछली ईद पे कुछ बेचारे रेडियों वाले और कुल्फ़ियों वाले रहा हुए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि 80% लोग बेगुनाह हैं, और केसेस जो हैं वो पता नहीं। बेनज़ीर शहीद जो है, ज़हीन औरत थी, उसने चंद दिनों में मुझे सज़ा की। कोर्ट मार्शल, मैंने कोर्ट मार्शल भी देखा याह्या खान का, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग थे। और इस वक्त भी मैं चिल्ले में किसी ने मुझसे ज़्यादती नहीं की। ये नहीं कि मैं कंपनी की मशहूरी के लिए कहूँ कि जनाब अली मुझ पर अज़ाब था, कोई अज़ाब नहीं था। काट आया। जो चीज़ अल्लाह ताला हिम्मत दे, आपको हौसला हो, और सारी चीज़ें हौसले की होती हैं। अब इस चिल्ले पर फ़ख्र नहीं है, दुख ज़रूर है, क्योंकि इन लोगों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा ख्याल रखा, मुझे वो अजियत नहीं दी जो कि कुछ और लोगों को शायद मिली हो। शेख साहब, आपका ये बात आपने वैसे सही की है, बड़ा पुराना रिश्ता रहा है मुक्तदर हलकों के साथ। ये कि आपके ख्याल में कौन सा वो एक पॉइंट था जहां से आपकी और खान साहब की दूरियां शुरू हो गई? वो कौन सा एक नुक्ता कौन सा था जहां से स्टार्ट हुआ? खान साहब की मुक्तदर हलकों में तो फासला देखें, खान साहब का तो बाजवा के दौरान ही बात शुरू हो गई थी। जब हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, मैंने अपना मकान पहले खाली कर दिया। मुझे खान ने कहा तूने मकान क्यों खाली किया है? मैंने कहा जी मेरी MQM के साथ ज़ाती दोस्ती है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई फ़ैसला हो गया कि आप जा रहे हैं। मैं फिर सामान ये किराए के घर में लाना था, तो फिर मैंने कहा जी मैं पहले शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, तो दूरियां तो शुरू हो गई थी, पहले ही पता था कि हम जा रहे हैं और कोई और आ रहा है। और मैंने बहुत पहले कहा दिया था कि शहबाज शरीफ आएगा। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने तो नहीं कहा, एजाजुल हक ने कहा कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाता था, मैंने नहीं कहा। और एजाजुल हक ने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। और इमरान खान की हद तक मेरा कोई मसला नहीं है। और ये अल्लाह ने बहुत बेहतरी की, क्योंकि वह आज जुलूस लेके निकल रहा होता इस बीमारी में भी कि भाई उसका कोई फ़ायदा ना होता और नुकसान मुझे होता, किसी और को ना होता। तो शेख साहब, जब आपको पता लग गया था उस वक्त आपने कहा मैंने घर खाली करा लिया था, तो आपने आप मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ब्रिज तो आप किरदार अदा कर सकते थे इस मामला को रिजॉल्व करने की खातिर, मुख्तदर हलकों के साथ मामला को ठीक करने की खातिर। आपने कोशिश नहीं की उस वक्त? सर, एक दफ़ा हमारे दोस्त कोई फ़ैसला कर लें तो बस रास्ते जुदा हो जाते हैं। मैं मादरे मिल्लत के साथ था, उसका स्टेज सेक्रेटरी था, लेकिन मुझे पता था अयूब खान जीतेगा। और उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि खान को हटाना है, ये बात तय थी। तो फिर मैं क्या करता जी, मैं इतना बड़ा बाअसर नहीं था कि उनके फ़ैसलों को मैं बदल देता। तो ये वैसे आपने अयूब खान के दौर की भी बात, उसमें भी धांधली हुई थी उस इलेक्शन के अंदर भी। आप तो फातिमा जिन्ना की साइड पे थे। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। अच्छा। और अयूब खान ने जिस तरह मेरी बेइज्जती की और जो अखबारों में छपा वो भी सबके सामने है। उसका ख्याल था कि मैं 7 फुट का जवान हूँ। और 6 नवंबर 1968 को जब मैंने भुट्टो को रिसीव किया और 2 डेड बॉडियाँ, मैं प्रेसिडेंट बन गया पॉलिटेक्निक का।
और मैंने भुट्टो को कहा कि आप चलें, मेरे 2 साथी शहीद हो गए हैं। भुट्टो नहीं गया और उससे मेरा भुट्टो का इख्तलाफ शुरू हो गया। सो इलेक्शन जो हैं जी, वो ये 47 और 45 का मसला, तो मेरा मतलब है इस बार जब शुरू ही हुआ तो लोगों की राय आमा जो थी वो इमरान खान के साथ थी, ये सबको पता था। तो जो कुछ हुआ वो भी सबको पता है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है हम ईद पर ईद शो करें तो बेहतर है, कुर्बानियों पे रहें, कसाइयों पे रहें, खालों पे रहें। अच्छा चलें, वो आपसे हर दफ़ा एक ईद कुर्बान के ऊपर जो है वो हमेशा एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या अब इस ईद के बाद किसी की कोई कुर्बानी होगी या वैसे ही मामला चलेगा? चलें इस पे बात करें। ऑफ कोर्स होगी। अच्छा, पहले मैंने बात की थी कि ईद से पहले होगी, वो हुई। अब ईद के बाद होगी। देखें, यूएई से हुए हैं साहब बहादुर, सऊदी अरब से हुए हैं, कुछ नहीं मिला। नहीं लेकिन वैसे शेख साहब आपने बहुत तनकीद की है शरीफ ख़ानदान पे, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर। आज तो आप मानेंगे कि उन्होंने पत्ते अपने ठीक खेले हैं। आज एक भाई वज़ीर आज़म बन गया, वो बेटी जो है वज़ीर आला बन गई हैं, मियाँ साहब वापस आ गए हैं। आज आप तारीफ़ करेंगे उनकी? नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। नवाज शरीफ ज़रा कम चोर है और शहबाज शरीफ 90 के ज़ाविये से जाता है, गिरता है। और कौम की जो हालत है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि नफ़रत की इंतहा है। देखें ना, कभी आपने सुना है कि हिजड़ों ने जाके थाने में 1 महीने में 3 थानों में हिजड़ों ने मारा है? मेरे शहर में जो हिजड़ों को 5 या 10 रुपए देता था, अब कई लोग 100 का नोट देते हैं, समझते हैं कि आप हमारी आवाज़ हैं। क्योंकि लोग तो हिम्मत हार गए हैं। नहीं शेख साहब, ये तो आप मानेंगे लोग नहीं निकले सर। कुकर फट सकता है और ईद के बाद नहीं निकले सर, नहीं निकले लोग 9 मई के से लेकर अब तक, चाहे आप 2024 के इलेक्शन में कहें धांधली हुई, कुछ भी हुआ, बंदा नहीं निकल सका। पंजाब में बंदा नहीं निकलने दिया, या निकलने नहीं दिया या लोग निकले नहीं। तसव्वुर से ज्यादा अजियतनाक इस मुल्क में खौफ की फजा कायम की गई। अच्छा। और ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि लोग, अब मैं कहता कुछ नहीं हूँ, बस ये कहता हूँ कि जिनकी इज्जत होनी चाहिए थी उनको इज्जत नसीब नहीं है इस वक्त इस मुल्क में। तो शेख साहब, अब आप आगे क्या देख रहे हैं? जाहिर बात है आप एक वेटरन हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ा टाइम आपने सियासत में गुजारा है। अब आगे पाकिस्तान की सियासत किस तरफ देख रहे हैं जाते हुए? खान साहब अंदर हैं, मियाँ साहब की वापसी हो चुकी है, ये किस तरफ जाएगी? ये हुकूमत लगे 5 साल कर लेगी, पूरे करेगी अपने? 5 साल तो बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं। मैं तो 5 महीने भी नहीं देख रहा। मैं तो कुर्बानी के बाद, पहले मैंने कहा था कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, अब मैं कहता हूँ कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। लोग बिल आखिर तंग आमद बजंग आमद लोग भरे पड़े हैं। लोगों के पास अल्टरनेटिव बंदा नहीं है जो लोगों को, पीटीआई में इमरान खान के बाद ऐसा बड़ा बंदा जो कि लोगों को कॉल दे सके, जिसके पीछे लोग निकलें, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन शेख साहब, बड़ा आपने भी उनके जलसों को काफ़ी गरमाया। आपकी स्पीच का पीटीआई के लोग हमेशा वेट करते थे। आज भी उनके कारकुन आपके साथ वही लगाव रखते हैं या अब दूरियां हो गई हैं? नहीं नहीं, मोहब्बत करते हैं वो। उनको अफसोस है सारी सूरत हाल का, लेकिन मैं खुदा पे खुश हूँ कि खुदा ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है। खुदा ने इसलिए हक़ में फ़ैसला दिया क्योंकि मैं तो बाहर ना होता जी। 3 दफ़ा इस दौर में मैं अंदर गया हूँ और इलेक्शन भी मैंने अंदर ही था, और फिर 40 रोज़ का मुझे मरते दम तक दुख रहेगा जी। चिल्ला मेरा ख्याल है मेरी उम्र का तकाजा नहीं था, और काफ़ी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, और मेरी माँ की दुआएं, वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे साथ थीं। और मैं इज़्ज़त से, न सिर्फ इज़्ज़त से निकला, बल्कि निकलने के बाद मैंने वो बात कही जो मैं कहना चाहता था, वरना तो मैं 4 मिनट में बाहर आता मंसूर भाई। मेरा क्या था? शेख साहब, 71 साल की उम्र में आपने अपनी बात के ऊपर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आप कायम रहे, लेकिन आपने ये भी कहा पे तशद्दुद कोई नहीं हुआ। थोड़ी सी मिक्सअप हो गई थी बात, पिछले एक बयान में आपने देख रहा था, कोई तशद्दुद मैं नहीं उनको मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे अफसर थे, मैं उनका मशकूर हूँ। मेरे साथ किसी के अफसर ने ज्यादती नहीं की। अच्छा, बिल्कुल ठीक, डाली रखा उस कमरे में, लेकिन मैं उनके लिए दुआगो हूँ, खुदा उनको तरक्की दे। मेरे साथ उस कमरे में
जिस कमरे में मैं 40 दिन गुजारे हैं मैंने, वहाँ कुरान भी था, वहाँ मसल्ला भी था, वो मैट्रेस भी था और बाथरूम भी था। सो उस एक कमरे में 9 बाई 12 का जो उनका छोटा होता है वो सेल, उसमें मैं 4 महीने रहा। मुझे किसी के अफसर ने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। और अकेले शेख साहब, या कोई बात करने वाला कोई था, किसी से कोई हम कलाम या कोई गुफ्तगू होती थी, या अकेले? बिल्कुल कोई अकेले, बिल्कुल। जो लोग वहाँ आते थे उन्होंने भी अपने भेस और अपनी शक्लें बदली हुई थी। वैसे शेख साहब, ये आपने मुनीब को इंटरव्यू दिया, ये भी आपका अपना फैसला था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जगह का इंतखाब में भी झगड़ा था। पहले इन्होंने मेरे भतीजे को भी बिठाया हुआ था, फिर उठा दिया और मुझे वो सफ़े दिए हुए थे जो मैंने पढ़ने थे, क्योंकि उनको पता था कि ये 40 दिन दस्तखत करके नहीं आया। और मैंने कहा जी ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन मैंने उन सफ़ों की तरफ देखना भी हराम हूँ, अंधा हो जाऊँ अगर मैंने उन सफ़ों की तरफ देखा भी हो। बल्कि मैं कहता रहा कि यार यहाँ वो चक्री का जिक्र था, वो किधर गया सफ़ा। और मैं तो अपनी तरफ से लोगों को ये शेख साहब, ये वैसे आपने बता सकता था, कारीगरी थी आपकी, आप मानेंगे ये कारीगरी थी आपकी। ज़हर है, अब भी कारीगर नहीं होना तो फिर कब होना है? फिर कब्र में जाके होना है। अच्छा। मैंने तो कहा हर जुमे के खुतबे में इसका जिक्र किया जाए, हर ईद के खुतबे में इसका जिक्र किया जाए। हाँ। और मैंने तो उस इंटरव्यू में कहा कि इमरान से मेरी लड़ाई नहीं है। अच्छा। हेलो आया है। अच्छा। कौन कह सकता है? और जितनी शातें हैं मुझ पे, वो उन लोगों की हैं जो 2-2 4-4 दिन जेलों में गए और शातें लिख कर आ गए हैं। और 14-14 केसेस है जी एक एक अदालत में। और जो बड़े लीडर हैं वो रुपोश हो गए, जो जिनकी कोई से है या जिनकी कोई हैसियत है वो सामने ही नहीं आए। तो पुलिस ने खाता पूरा करना था जी। वो महल्ले में से जो भी निकला, जिसने किसी पीटीआई के साथ एक दफ़ा कोई झंडा उठाया हो, कोई नारा मारा हो, कोई फ़ोटो लगाई हो, उसको पकड़ के उन्होंने हाजिरी पूरी की। कोई अच्छे हालात नहीं है। ईद शो की बात क्या करेंगे आप तो सारी सियासत ही आज कर रहे हैं। नहीं, वो चलें, आप टॉपिक को चेंज करते हैं शेख साहब। आपके बारे में ही बात हो रही है, जारी बात, हम आपका तो प्रोफाइल इंटरव्यू कर रहे हैं शेख साहब। अब इस 71 साल की उम्र में जाके मेरे लिए ये भी हैरानकुन सवाल है जो मैं करने जा रहा हूँ, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करेंगे शेख साहब? मैं यही सियासत करूंगा जो कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा किसी से राब्ता नहीं है। अच्छा। और वाकई मैंने इंटरव्यू उनकी मर्जी का नहीं दिया, जिससे सुलह हो सकती थी। लेकिन ऐसी सुलह का क्या फ़ायदा जब आप अंदर से ही शेख रशीद मर जाए, अंदर से ही मैं किसी के ख़ानदान पे गलत इल्ज़ाम लगाऊं, और लानत है मेरी सियासत पे। तो मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, सच कहा करूँगा, चाहे वो पीटीआई के ख़िलाफ़ भी बात क्यों ना जाती हो, हमेशा मैं सच कहूँगा। ये उनकी मेहरबानी है कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर ना भी करें तो मैं उनका क्या बिगाड़ सकता हूँ। अच्छा, वैसे शेख साहब, बहुत से ये जो जिस टाइम फ्रेम की आप बात बता रहे हैं, बहुत से लोगों ने पीटीआई छोड़ दी, आईपीपी में चले गए, बहुत सी उनकी आसानियां पैदा हो गई फिर उसके बाद। तो ऐसी कोई ऑफर आपके पास नहीं थी कि अगर आप ये कर लेते? मैं 4 मिनट भी चिल्ले में न रहता। जेल की मुझे नहीं फिक्र। हाँ। जेल में तो मैंने देसी घी मंगाया हुआ था जी, और ज़बरदस्त खाना, छोटी सी अंगीठी भी छुपा के रखी हुई थी। अच्छा। तड़का शड़का लगाता था और वहाँ भी पाए खाता था सुबह जेल में। अच्छा। लेकिन उधर मसला बड़ा ख़राब था। अच्छा। ये जो हमारे दूसरे भाई हैं ना, इस्लामी भाई जो हैं इस्लामी भाइयों के यहाँ मसला ख़राब था। शेख साहब, ये वैसे की दाल, और ये आपने जेल की बात की, खान साहब की जेल की तस्वीरें देखी आपने? वो उनके सेल की तस्वीरें आई थी, उनकी वो तस्वीरें नज़र से गुजरी आपकी? सर जी, ये बेवकूफ़ हैं, हर गलत काम करते हैं जिससे खान को फ़ायदा पहुँचे। शेख साहब, एक और जो इस पिछले 1 साल में हमने जो देखा वो ये है कि ये भी कहा जाता है कि बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ जो है वो खान साहब की क्योंकि बात नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से कहानी यहाँ तक पहुँची। अब जाहिर बात है, आप एक वफाकी वज़ीर थे उनकी कैबिनेट के अंदर, महसूस होता था आपको कि वाकई इंटरनेशनली खान साहब जो हैं वो आइसोलेट हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं और इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? क्या इन्होंने उन बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ बेहतर तल्लुकात कर लिए जी? मैं जाया करता था कर्नल कज़ाफ़ी के पास, सद्दाम के पास, मुझे भेजा करते थे स्पेशल जहाज़ों पे कज़ाफ़ी के पास, अहमदी निजात के पास ईरान में, जब वो हमारा हसास मसला था।
तो ये तो पीछे जो इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस, जो फेस बिहाइंड द केस है वो ही सब तल्लकात बनाते और ठीक करते और ख़राब करते हैं। क्या इन्होंने तल्लकात ठीक कर ली हैं जी? किससे तल्लकात ठीक हुए हैं मुझे बताएं सर। वो एक मुल्क बताएं जिससे तल्लकात इनको $5 मिलियन मिल गए। वो कहते हैं जी मंसूर साहब, मैं इसी वक्त आपसे माफ़ी मांग के उठ जाऊंगा। आप मुझे इस हुकूमत की वजारत के आधे वजीरों के नाम बता दें, मैं $1 लाख जुर्माना आपके स्टाफ को दूंगा। ये वैसे ही बस छाते से गिरे नहीं, लेकिन अब ये तो शेख साहब, अब आप क्या हैसियत है? इनको कौन मान रहा है? सर देखे ना, अलीम और इनकी हैसियत भी कुछ नहीं है और इनके पास इख्तियार भी कोई नहीं है मंसूर। अच्छा, इनके पास इख्तियार भी कुछ नहीं है, तो मुल्क ऐसे ही बस जुम्मा जंज के साथ वज़ीर-ए-आज़म है सर, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म। ये वज़ीर-ए-आज़म बड़ा तगड़ा होता है सर। बस ऐसे ही है, ऐसे कई मुल्कों बस भाई ये भी एक रिकॉर्ड बनना था इस मुल्क में, डिग्गी में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बनने वालों का सर। वो बकौल इजाज़ुल हक के नहीं नहीं, तो शेख साहब वो जब खान साहब जाके बाजवा साहब से मिलते थे उधर सदर हाउस में आरिफ अलवी साहब के जरिए, तो वो छुप छुप के वो भी तो मुलाकातें करते रहे ना सर। देखिए उस वक्त तो छुप के मुलाकात, हालात ही ख़राब हो गए थे, आप सब लोगों को पता लग गया था। मेरा मतलब है कि भाई हम जा रहे हैं। सिंध हाउस में आप फोटोएं बना रहे थे कि 22 बंदे वहाँ पहुँच गए हैं। मैं तो नहीं ये कर रहा था सर जी, मैं तो अपनी ज़ात का ज़िम्मेदार था। जब मुझे पता लगा, मैंने कहा बजाय इसके कि मुझे इस सरकारी घर में कुछ हो जाए तो इससे बेहतर है मैं किराए के घर में चला जाऊँ। अच्छा, अगर 22 बंदे सिंध हाउस में बैठे थे, मैं नहीं दिखा रहा था, आप लोग दिखा रहे थे कि ये 22 बंदे पहुंच गए हैं। नहीं, बुलाया गया था सर, मैं आज आपको बता रहा हूँ, एंकरों को बुलाया गया था कि आ जाएं, आपको दिखाना है। और मंसूर ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, वो सारे 2-2 3-3 दफा एमएनए रहे हुए थे, उनको पता था कि क्या होने जा रहा है और हम किस लिए यहाँ लाए गए हैं और हमारी पेमेंट कितनी लगी है। ये तो इलेक्शन भी, अब मसाइल ज़्यादा लोग तो असम्बली नहीं देखते ना, उनका असम्बली में कोई दिलचस्पी है। शेख साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, बड़े अहम सवालात अभी मैंने उनके सामने रखने हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ये चल रहा है। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई कहानी नहीं बनी। खान साहब अगर आपके ख्याल में अगर कोई बातचीत कर लेते तो बेहतर ना होता, आसानियाँ हो जाती पार्टी के लिए? नहीं नहीं नहीं, खान का जो वोटर है वो बड़ा ही इमोशनल है और अटैच है और वो ऐसी बातों को पसंद ना करता। ठीक किया खान ने। खान को इसका बड़ा नुकसान होता पॉलिटिकली। इक़्तिदार लेना तो शहबाज के पास भी इक़्तिदार है, कौन मान रहा है कि उसके पास इक़्तिदार है? तो शेख साहब, वो फिर जो तहरीक इंसाफ या खान साहब का ये जो मौक़िफ़ है कि जी बात होगी तो फिर मुक़्तदर हलकों से होगी, इनसे नहीं होगी, ना नून लीग से होगी ना पीपल्स पार्टी से होगी। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। अच्छा भाई, जो मैटर करता है उसी से बात हो सकती है ना, जो मैटर ही नहीं करता है ऐसे ही बस मैंने पहले कहा कि जुम्मा जंज के साथ है, जिसके पास जिसको ना अता पता है कि क्या हो रहा है, वो खान ठीक कहता है कि जो मैटर करता है उससे बात होगी। लेकिन शेख साहब, फिर ये तो अकल की बात है। शेख साहब, लेकिन फिर आप ये भी तो देखें कि वो जिस किस्म की ट्वीट्स हो रही हैं, जिस किस्म की वीडियोस जो है वो डाले जा रहे हैं मुक़्तदर हलकों के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, ऐसे माहौल में किस तरह बातचीत जो होगी शेख साहब? ये तो आप पीटीआई वालों से बात करें जी, हमें तो ट्वीट देनी नहीं आती है। अभी मेरा जो बंदा करता है वो कह रहा था टिकटॉक पे हम 10 मिलियन होने वाले हैं। मैंने कहा जी 10 मिलियन का क्या फ़ायदा है कि मुझे आता ही नहीं है कैसे होता है। ये आप पीटीआई वालों से करें, मेरे से ईद का एक सवाल नहीं किया आपने। आपने सारी सियासत की है आज। नहीं तो शेख साहब, मैं सियासतदान का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं सियासतदान से सियासत के ऊपर बात करूंगा ना। अब मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा ये बताएं कि बछड़े का क्या रेट चल रहा है या बकरे का क्या रेट चल रहा है, मैं तो यही पूछूंगा सियासी बकरों के बारे में। वो भी बता दूंगा आपको, बछड़े का तो नहीं लेकिन वो मैं बता दूंगा, आप पूछे तो सही। आप तो बड़ी गाय का भाव पूछ रहे हैं ना, वो मुझसे इतना अच्छा नहीं, अच्छा चले, मैं मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए शेख साहब कि आज इस टाइम के अंदर जो है वो एक जो पीटीआई के लोग सवाल करना चाहेंगे, अब ये आपने तजर्बे से जो है वो आपने इसका जवाब देना है। खान साहब की रिहाई कब देख रहे हैं आप, ये बताइए? अभी तो वक्त लगेगा जी। कितना वक्त?
तजर्बे से जवाब दे रहा हूँ। उनकी बातें मैं सुनूं, वो उनके हिसाब से तो बड़ी ईद बाहर करेंगे, मैं समझता हूँ वक्त लगेगा। शेख साहब, मौलाना साहब के बारे में भी आप थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना साहब के साथ जो है वो मसला एक जो आता है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा उनका वोट बैंक है, पीटीआई का भी वोट बैंक खैबर पख्तूनख्वा से। ये दोनों जमातें आपस में किस तरह चलेगी सर? सर, फजलुर रहमान का आप देखें कि अफगान बॉर्डर पे जितने मदरसे हैं ना, वो फजलुर रहमान के हैं। काश आपने अफगानिस्तान की, जहां हमने जाली लगाई है, बॉर्डर बंद किया है, उसको आप देखें, वो तमाम मदरसे मौलाना फजलुर रहमान के हैं। और रिलीजियस फोर्सेस में फजलुर रहमान की एक से है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। असम्बली में जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है। मैं जीता भी हूँ और हारा भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीनी हल्के में मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत और उसकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क पड़ा है। मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ भी ख़त्म नबूवत में काम किया जब दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आते थे, और IGI के साथ भी मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है। दीनी हल्कों में उनका एक मकाम है, उनके मदरसे हैं बहुत बड़े सारे पाकिस्तान में। शेख साहब, आगे अगर अब ज़रा थोड़ा लाइटर साइड के ऊपर ना जल्दी जल्दी आपसे सवाल करना चाहूँगा, ताकि आपने गिला किया कि ईद के ऊपर नहीं सवाल करें, तो फिर लाइटर मोड के ऊपर ज़रा कुछ सवाल करते हैं। अगर आपको नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आ जाए, आज ईद वाले दिन आपको फ़ोन आ जाए, तो शेख साहब क्या कहेंगे उनको, क्या पैगाम देंगे उन्हें? मैं मुसलमान हूँ, ईद की मुबारक कोई दे तो मैं मुबारक। फ़ोन ये तो नहीं देगा कि मुझसे गले मिल ले सयाद, वक्त भी है, मौका भी है, और नो 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 नो। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं उसको जानता हूँ। कोई मशवरा देना चाहेंगे मियाँ साहब को? फ़ोन शून कुछ हैं जी? नहीं, कोई बयान नहीं देना चाहता उनको। बड़े मियाँ साहब के लिए कोई बयान? इमरान खान को ईद मुबारक कहता हूँ आपके प्रोग्राम से, यहाँ से। मेरे ख्याल में पहुंच जाएगा आपका पैगाम, बिल्कुल पहुंचेगा। पीटीआई के बहुत से लोग ये प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब को अगर कोई पैगाम देना हो आप इस हमारे चैनल के जरिए, तो वो क्या पैगाम देंगे उन्हें? कोई तजवीज़, कोई पैगाम, मशवरा? मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके हालात इंतहाई तकलीफ़ दे हैं। गरीब आदमी आपके दौर में ज़मीन बोस हो गया है। अगर कुछ नहीं हो कर सकते तो इक़्तिदार को छोड़ दो। आसिफ अली जरदारी साहब, उनको क्या मशवरा देंगे, पैगाम? आसिफ अली जरदारी साहब को मैं यही मशवरा दूंगा कि काफ़ी आपने खेल लिया है और इस मुल्क के नुकसान में आपका हिस्सा भी पूरा है। अच्छा, अब जाहिर बात है उन्होंने बिलावल का पूछा ही नहीं आपने। मैं उधर ही आने लगा था कि आप मैं सर उधर ही आने लगा था, क्योंकि अगली जनरेशन तो आ गई है ना अब उनकी। बिलावल साहब के लिए क्या मशवरा होगा आपका? उसको मैं ईद मुबारक दूंगा। अच्छा, उनको ईद मुबारक। मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब? वो बेटी हैं, मैं बच्चियों के बारे में कभी बात नहीं करता। ईद मुबारक तो कह सकते हैं ना शेख साहब, वो तो आप एक अच्छा जेस्चर तो दे सकते हैं बेटियों को। ईद मुबारक तो मैंने सारी आलम इस्लाम को कह दिया। कितनी दफ़ा आपने सिर्फ एक ही लफ्ज़ रखा है ईद मुबारक, बाकी सारा आपने सियासत खेली। शेख साहब, ये बताइए कि अब ये पंजाब के अंदर जो है, लगता है कि नून लीग ने, क्योंकि अब ज़रा पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर बात ना की तो पिंडी आपका शहर है, पंजाब के अंदर आपके ख्याल में नून लीग अब कम बैक कर लेगी? अब तो हुकूमत भी उनके पास, और वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे हुकूमत हमारे पास आ जाए। क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब भी बिल्कुल खामोश हो गए हैं, जब से वापस आए हैं, बाहर निकले हैं, बिल्कुल खामोश हैं। देखें, मेरे अगर तजुर्बे पे जाते हैं कि नून लीग को मैं अब कोई अवामी सियासी पार्टी नहीं तस्वर करता। अच्छा, जो हाल बेनज़ीर की शहादत के बाद और उसकी हुकूमत के बाद पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ, यही हाल नून लीग का होगा। मेरे सारे डिवीजन में मैं नहीं समझता कि वो, मैं अपने पंजाब में हूँ, मैं उनकी पोजीशन बड़ी 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 ही ख़राब देखता हूँ। जितनी ख़राब आप समझ सकते हैं, गाली गलोच की हद तक लोग गए हुए हैं। शेख साहब, हनीफ अब्बासी साहब आपके यहाँ से जीते, वो नहीं जीते जनरली, वोट लिया सर उन्होंने। आप खुद फैसला कर लें, अगर आपका दिल पे हाथ रख के फैसला करें। सर मैं तो लाहौरिया हूँ ना, मुझे तो पिंडी का इतना नहीं पता, आपको बेहतर पता है, पिंडी बॉय तो आप हैं। आपको सारा कुछ पता है मंसूर साहब, आपको बड़े घर का भी पता है। सर बड़े घर का जितना लेकिन आपको पता है ना, उतना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, जितने साल आपने लगाए हैं। मुझे गेट नंबर 4 की हद तक पता था, ये नए गेट बन गए हैं कोई।
अच्छा, नए गेट भी आ गए। जब मुझे पता था वहां उस वक्त गेट नंबर 4 से ही जाया आया करते थे, अब तो इतने गेट बन गए हैं कोई पता ही नहीं लगता कौन किस गेट से घुस गया। शेख साहब, आपकी गेटों में एंट्री बंद कब हुई वैसे? भाई इसी दौर में बंद हुई जी, जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई उस दौर से मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ। सो मेरी कोई एंट्री नहीं है और किसी के साथ सलाम दुआ नहीं। वजह मैंने आपको बता दी, मैंने इंटरव्यू उनकी मर्ज़ी का नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने मुझे 3 दिन रोके रखा कि शायद ये इंटरव्यू दोबारा करना पड़े, लेकिन कोई खुदा का बंदा था, उसने कहा जान दो उस बेचारे को। अच्छा, वैसे शेख साहब, क्योंकि आपने खुद इन गेटों का जिक्र किया है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे जो सियासतदान है वो इन गेटों से आते हैं? अगर इन गेटों से आना बंद कर दे तो शायद बेहतरी आ जाए। पाकिस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूं। उसका नाम बताएं आप। मैं बता देता हूं सर, बड़े लोग हैं। और मुझसे अकबर बख्टी कई दफा खफा हुआ इस बात पे, वली खान भी। अच्छा, नहीं शेख साहब, बहुत लोग हैं। मुराद सईद हो गए, ये शेर अफजल मरवत हो गए, ये वहां से उन गेटों देखें जी, मुराद सईद बच्चा है, अभी अभी आप उसको, उसकी कुर्बानियां हैं, कोई शक नहीं होगा आपके ख्याल में। मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं इस मुल्क की हुक्मरानी की बात करता हूं। पाकिस्तान के सारे हुक्मरान गेट नंबर 4 से निकले। किसी को चैलेंज करना है तो फ़ोन में हट कर मुझसे, प्रोग्राम से हट के कर लें। मैं उसे बता देता हूं कि सब लोगों ने ज़िया-उल हक की रेफरेंडम को भी सपोर्ट किया और कहाँ कहाँ सपोर्ट किया। और तो शेख साहब फिर पाकिस्तान में मैं कोई सियासतदान ऐसा नहीं समझता जिसका गेट नंबर 4 से तल्लक नहीं था, समेत मेरे। लेकिन हम आउट हो गए, नए गेट बन गए। जो नए गेट वाले हैं वो नए गेट के मज़े लें, हमारा पुराना गेट बंद हो गया। शेख साहब, 2018 में भी हुकूमत गेटों की वजह से बनी थी। मंसूर, वो सवाल करो जिसका आपके पास जवाब ना हो। नहीं, मैं तो आपके एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं सारे ही वहां से आए हैं, तो इसका मतलब कि वो 2018 की हुकूमत भी वहां से आई। फिर मैं ईद की कुर्बानी पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये इसका भी जवाब आपके पास आया, आप शाम को कह देंगे। शेख साहब, बात यह है कि यहाँ पे असल बात यह है कि अवाम का रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो जिसको अवाम मुंतखब जब मैं ये हैं। कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो गेट नंबर 4 से जिसका राब्ता नहीं था, तो इस शराफत की पार्लिमानी ज़बान को इस ज़बान तक ही रहने दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि खामखा ऐसी मेरे लिए नए मसले पैदा हों। शेख साहब, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक मैंने लेनी है। ब्रेक के फ़ौरन बाद जल्दी वापस आते हैं और कुछ और अहम सवालात इनके सामने रखेंगे। डोंट गो एनीवेयर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख रशीद अहमद साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और सवालात उनके सामने रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ शेख साहब हमने देखी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका भी मियाँ साहब के साथ एक ज़माना था, पॉलिटिक्स आपने इकट्ठी की। अब हमने रिसेंटली एक और चीज़ देखी है। शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज़ हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब भी नाराज़ हो गए, मोहम्मद ज़ुबैर भी नाराज़ हो गए और उन्होंने अब अपनी अलग जमात जो है वो बना ली है। आप देख रहे हैं ये इसमें कोई दमखम है, सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी आपके ख्याल में? देखें, ये 2 महीने 45 दिन बड़े अहम हैं। ये महीना जून का और अगले 15 दिन और दे दें मुझे बस। इसमें मैं, आप 5 साल की बात कर रहे थे, मैं 45 दिन की बात कर रहा हूँ। 45 दिन में सियासत का पता चल जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में नून लीग में नाराजगियां क्या कुछ और हो जाएंगी? लोग टूटेंगे वहां से? टूटे या ना टूटे क्या फ़र्क पड़ता है जी। 45 में भी कई लोग उनके कहे में हैं और 47 में भी उनके कहे में हैं, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव है। शेख साहब, आगे अब मजीद, क्योंकि आप कह रहे हैं 2 महीने 45 दिन, ये मुझे टाइम फ्रेम नहीं समझ आ रहा है। इसकी वजह क्या है? ये क्यों आप कह रहे हैं 2 महीने 45 दिन? ये कोई ख़ास चीज़ है, कोई ख़ास वाक़या होना है? कोई बहुत सारे अहम फैसले होने हैं जी। इस मुल्क की इकानमी ने अगर ज़्यादा ख़राब हो गई तो आज कह रहे हैं कि हम कोई बॉन्ड्स भी जारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब देखें ना, 89 रुपीज़ का अफ़गानिस्तान में डॉलर है, हमसे तो बेहतर अफ़गानिस्तान चल रहा है। ये मेरे साथ एम्बेसी है। ये मैंने आपको बताया कि 70 कंपनियां मुल्क छोड़ गई हैं जहां आप गए हुए हैं सरमायाकारी की। और पाकिस्तान के सरमायाकार, आप फ़ोन करें अपने, मेरे 77 लाख पासपोर्ट लोगों ने दिए हुए हैं कि मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, जिसमें सलाहियतें हैं या पैसा है वो जाना चाहता है। आप वैसे कह रहे हैं कि सरमायाकारी आ रही है, कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं समझ आ रही।
शेख साहब, आप ना वजारत दाखिला आपके कंट्रोल में रही है एक ज़माने में, रेलवे भी थी, दाखिला में भी आप रहे। मैं नून लीग के एक रहनुमा का बयान उस दिन देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो शायद मुल्क के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा तगड़े हैं। सर, वज़ीर दाखिला क्या वज़ीर आज़म से ज़्यादा तगड़ा होता है? सर जी, मंसूर साहब, आपने प्रोग्राम करना था सियासी, आपको सब पता है तगड़ा कौन है और कमज़ोर कौन है। शेख साहब, और ये सारी कौम को पता है कि मंसूर को पता है कि तगड़ा कौन है और फैसले कहाँ हो रहे हैं और मुंशी कौन रखे हुए हैं। मुंशियों में और हाकिमों में फ़र्क होता है। ये मुंशियों की जमात है, जो जैसा वो कहेंगे वैसा ये करेंगे। तो आप फिर मान रहे हैं ना कि यानी वो ज़्यादा तगड़े हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं। सर, मतलब वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं। इस दौर में कोई तगड़ा नहीं, जो तगड़े हैं वो भी परेशान है, वो भी जो तकड़े हैं वो भी परेशान है। जो करते हैं उल्टा हो जाता है। अच्छा, जो कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। सजाएं दी हैं इलेक्शन से चंद दिन पहले कि शायद लोग खौफजदा होंगे, लोगों ने और मजलूमियत में उसको वोटें दी है। अगर इनको अकल होती तो यार इलेक्शन के बाद आप ये फैसले कर लेते। जितने फैसले इन्होंने किए हैं इनको उल्टे पड़े हैं और इमरान खान के फायदे में गए हैं। अभी शेख साहब, अभी 9 मई का भी तो फैसला होना है, अभी वो आप भूल रहे हैं। अभी तो असल बड़ा केस तो भी आना है। क्या होगा जी, क्या होगा 9 मई के फैसलों में? आपने कोर कमांडर, मेरा मतलब है, अगर मैं एक ऐसी बात कहूं, एलामिया नहीं देखा आपने उसमें फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का कि जी 9 मई के? मैंने देखा है जी सर जी, मैं 16-17 दफा वजीर रहा हूं, मैंने देखा है। मैं 9 मई के 14 केसों में इन्वॉल्व हूं। मैं पाकिस्तान में ही नहीं था। करे बात आप, मुझे क्या कोर्ट सजा देगी? मैं पाकिस्तान में ही नहीं था। अच्छा, कौन सी कोर्ट मुझे सजा देगी जी? 14 केसेस में मैं एटीसी में हूं जी। और जो लोग हैं जिनको सजाओं की बात है, एक ऐसा वक्त आएगा लोग जेल से जमानतें ही नहीं कराएंगे। मैं इस दफा जेल गया तो कई लोगों से पूछता था, वो किसी के 18 साल काट चुका है, कोई 14 साल। मैंने कहा यार तुम्हारी रिहाई करीब है। कहा जी लानत पाओ रिहाई नू, बाहर जाओ, बिजली का बिल कौन देसी थे फलां। इत्थे ठीक हाँ। दुखी लग रहे हैं शेख साहब, आप ईद वाला दिन है, लेकिन मुझे दुखी क्या, इससे ज्यादा दुखी क्या? मैं कोटे से छलांग लगाऊं लाल हवेली से? नहीं, अल्लाह आपको सेहत एक यही वक्त रह गया कि मैं लाल हवेली से छलांग लगा दूं। नहीं, अल्लाह क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि मैं अपने इलाके में नाकाम हूं। नहीं शेख साहब, आप ये क्यों कहते हैं बार बार? ये दूसरी दफा बात की है आपने, आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? आप तीसरी दफा कहता हूं कि लोग बहुत ही खराब हालात में है ये कौम। तीसरी दफा भी मैं कहता हूं। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। आपको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, अल्लाह आपको सेहत दे। नाज़रीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब बहुत देर के बाद टीवी के ऊपर दोबारा जलवागर हुए। 71 साल उनकी उम्र हो चुकी है और जिस तरह का वक्त, जिस तरह का सफ़र उन्होंने गुजारा, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी। सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स जो हैं वो आज भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।